गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गजाधर सिंह एजुकेशनल कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं डीएलएड से संबंधित। आप सभी को पता है कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का आपका टाइम टेबल आ चुका है और आप सभी के एग्ज़ाम 27 से हैं। 3 दिन में आपके एग्ज़ाम कंप्लीट होंगे, 27, 28 और 29 अक्टूबर, यानी इसी महीने में आपके एग्ज़ाम होने हैं। आपको मैं पहले भी बार बार बताता रहा हूँ, तो चूँकि आप लोग जो है क्लास में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, इसलिए उतना ज़्यादा क्लास आपको नहीं दिया गया। फिर भी लगभग मैथ का सिलेबस फिनिश है, आपका सीडीपी का सिलेबस फिनिश है, बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं। जिन लोगों ने क्लास रेगुलर किया होगा उनका लगभग जितना टफ सब्जेक्ट है वो सब तैयार है। एक बात मैं दोबारा से बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे पहले देखा गया है, प्रीवियस ईयर में देखा गया है, ज़्यादातर बच्चे जो फेल होते हैं वो होते हैं मैथ्स में। मैथ्स में फेल होने वाले बच्चों की संख्या सर्वाधिक है। उसके बाद हैं साइंस में फेल होने वाले बच्चे। तो यहाँ पे मैथ्स और साइंस में सर्वाधिक बच्चे फेल होते हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी बच्चे जो दूर से हैं, आप नहीं चाहते हैं कि आपको बार बार परेशान होना पड़े, तो आप मैथ्स और साइंस का पेपर बहुत ही ध्यान से दीजिएगा। अभी भी 15 से 20 दिन का समय है। अगर आप चाहें तो देखिए, डीएलएड और बीएड ऐसी परीक्षाएं होती हैं, मैंने भी पहले ये सब परीक्षाएं दी हैं, मैंने भी पास किया है। तो यहाँ पे इनको जो ठीक ठाक स्टूडेंट होते हैं, अच्छे स्टूडेंट होते हैं, वो एक दिन में पढ़ के भी पास कर लेते हैं। केवल एक दिन, मतलब कल पेपर है, आज पढ़ा और कल इतना करके तो आ जाएंगे कि उनका आराम से 70% आ जाएगा। लेकिन अगर आप अब भी नहीं पढ़ रहे हैं, एक दिन पहले भी नहीं पढ़ रहे हैं, एक दिन का मतलब क्या हुआ कि आपके 8-9 पेपर हैं, अभी से तो एक एक ही दिन बचेगा ना, 10-15 दिन है, तो आपका फेल होना निश्चित है। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि भाई अब से जो है अपने सब्जेक्ट तैयार करना शुरू कर दीजिए, रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। आप सभी को गाइडलाइन दी गई थी, सभी को बताया गया था कौन सी बुक आपको लेनी है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। आजकल डिजिटल ज़माना है, ज़्यादातर बच्चे कहीं ना कहीं किसी न किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे होंगे या कुछ न कुछ उन्होंने अपनी तैयारी की होगी। हाँ, इस गलत फहमी में कोई भी बच्चा नहीं रहेगा कि बिना पढ़े कोई पास हो जाएगा। कोई पास नहीं होगा, आपकी बैक लगना तय है। और अगर आपकी बैक लगी तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग मैथ्स के सिलेबस को ख़त्म करने की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 2-3 टॉपिक है केवल मैथ्स में जो बचे हुए थे, सारे के सारे टॉपिक समाप्त हो चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आज आपकी मैथ की 2 क्लास करा दूँ मैं, ठीक है। मैथ की 2 क्लास करा दूँ, या तो फिर मैं एक मैथ की और एक साइंस की क्लास करा दूँ। मैथ्स आपका ख़त्म कर देता हूँ 1-2 क्लास में, और इसके बाद आपकी मैथ्स की मैं प्रैक्टिस लगवा दूँ पूरा, जिससे कि जो मेन टॉपिक हैं, जो मेन चीज़ें हैं, वो आपको समझ में आ जाए और आपको परीक्षा में कोई समस्या ना हो। तो चलिए हम लोग शुरू कर देते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है वो है वर्ग, स्क्वायर। वर्ग का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे एक वर्ग बना हुआ है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। चतुर्भुज का मतलब होता है 4 भुजाओं वाली कोई आकृति, और ऐसी आकृति जिसकी चारों ही भुजाएं बराबर हों, यानी कि ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, चारों भुजाएं अगर बराबर हों तो उसको हम वर्ग बोल देते हैं, ठीक है। और चारों भुजाएं बराबर होने के साथ साथ ये जो एंगल दिया गया है, ये जो कोण है, ये कितना हो, 90 डिग्री हो, ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री हो, चारों भुजाएं अगर बराबर हों तो उसको हम वर्ग कहते हैं। प्रत्येक कोण क्या हो, समकोण हो, 90 डिग्री हो। 90 डिग्री के कोण को ही समकोण कहा जाता है। चलिए, तो यहाँ पे इसी के बारे में बताया गया है कि ये जो चित्र है, इस चित्र में ABCD एक वर्ग है, जिसमें जो भुजाएं हैं वो AB BC के बराबर, BC CD, CD DA के, यानी चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं और सभी कोण 90 डिग्री हैं। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं जो बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी हैं, एग्ज़ाम में आपको हेल्पफुल होंगे। तो यहाँ पे देखिए, वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा। परिमाप का मतलब होता है कोई व्यक्ति यहाँ अगर खड़ा हुआ है और ये ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे इस किनारे पे चलता रहता है और यहाँ तक वापस जब आता है, तो जितनी दूरी उस व्यक्ति ने यहाँ तक वापस आने में तय की, उसी को परिमाप कहते हैं। तो परिमाप में क्या हुआ, ये भुजा चले तो इसको जोड़ दीजिए, फिर ये वाली चले तो इसको भी, ये वाली चले इसको भी, ये वाली चले इसको भी, यानी कि चारों भुजाओं को आपने चल करके तय किया है। तो एक भुजा
की लंबाई जितनी भी होगी उसमें अगर 4 का आप गुणा कर देंगे तो वर्ग का परिमाप निकल आएगा, क्योंकि यहाँ भुजाओं की लंबाई क्या है, वर्ग में भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो भुजा स्क्वायर का मतलब मान लीजिए इसकी ये भुजा जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो आपको बताएगा कि सभी भुजाएं बराबर हैं, ये 6 है तो ये भी 6 होगी, ये भी 6, ये भी 6। तो भुजा स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, क्षेत्रफल अगर निकालना है तो 6 का स्क्वायर यानी कि 6 × 6 = 36। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला देखिए यहाँ पर, यदि विकर्ण दिया गया हो, विकर्ण का मतलब क्या होता है, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन, इसी को हम विकर्ण बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, यही विकर्ण है, बीच वाली लाइन। तो यदि विकर्ण दिया गया हो तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ पे क्षेत्रफल होगा विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2। जैसे मान लो ये विकर्ण है, विकर्ण दे दिया गया मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, किसी वर्ग का विकर्ण 10 सेंटीमीटर दे दिया, तो इसका आपको क्षेत्रफल पूछ लिया, तो विकर्ण का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 100/2 = 50 आ गया। ठीक है, यदि एक भुजा दी गई हो तो विकर्ण यानी कि एक ही भुजा दी गई हो और विकर्ण पूछा गया हो, मान लीजिए ये भुजा दी गई है, ठीक है, ये भुजा दी गई 6 सेंटीमीटर और पूछा जाए इस विकर्ण की लंबाई क्या है, तो आप क्या कर देंगे, 6√2 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये चारों फॉर्मूले आप याद कर लीजिएगा। पहला, वर्ग का परिमाप 4 × भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, और विकर्ण अगर दिया गया हो तब क्षेत्रफल तो विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2, और यदि भुजा दी गई हो तो विकर्ण भुजा √2। समझ में आ गया होगा। चलिए अब वर्ग के पार्ट क्या क्या होते हैं, वर्ग के अंग क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए वर्ग के 3 अंग होते हैं। पहला तो होता है आधार यानी बेस। वर्ग में 4 आधार होते हैं, ये चारों लंबाई में बराबर होते हैं, 4 आधार, जैसे कि 1 2 3 4। अब वर्ग का मतलब ही हो गया कि जिसके चारों की चारों भुजाएं बराबर हों वही वर्ग होता है। ठीक है, अब अगला यहाँ पे दिया गया है कोण। तो वर्ग में 4 कोण होते हैं, आपको पता है, और प्रत्येक कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए भाई। ये वाला भी 90 डिग्री, ये वाला भी 90 डिग्री, ये वाला भी 90 डिग्री और ये वाला भी 90 डिग्री। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है तथा कुल कोणों का योग 360 डिग्री होता है। भाई जब 90 ये हो गया, 90 ये, 90 ये, 90 ये, तो 90 दूनी 180, 270 और 360। तो यहाँ पे कितना होता है, 360 होता है। अब यहाँ पे बताया गया आपको, यही जो मैं बता रहा हूँ यही सब यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा। अगला यहाँ पे दिया गया है विकर्ण, डायगोनल्स, यानी विकर्ण ये जो है ये एक विकर्ण है और दूसरा विकर्ण ये है। तो वर्ग में भी 2 विकर्ण होते हैं, जिस तरह आयत में 2 विकर्ण होते हैं उसी तरह वर्ग में भी 2 विकर्ण होते हैं। एक विकर्ण किसी वर्ग को 2 भागों में बांटता है। ठीक है, विकर्ण वर्ग को कितने भागों में बांटता है, जैसे ये वाला विकर्ण है तो ये 2 भागों में बांट रहा है ना, एक भाग ऊपर का ये हो गया और दूसरा भाग ये हो गया। तो वर्ग विकर्ण को, विकर्ण वर्ग को कितने भागों में बांटता है, 2 भागों में बांटता है। और जो भाग होते हैं वो त्रिभुज बन जाता है, जैसे कि ये एक त्रिभुज बन गया ना, देखो भाई ये त्रिभुज है कि नहीं है, बिल्कुल है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। वर्ग से संबंधित तथ्य देख लीजिए ज़रा। तो यहाँ पे वर्ग से संबंधित जो विशेषताएं वो आयत के जैसी होती हैं। आयत और वर्ग में यही अंतर होता है कि भाई आयत में ज़रूरी नहीं कि भुजाएं बराबर हों, भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। आयत में 2 भुजाएं आमने सामने की बराबर होनी चाहिए, जबकि वर्ग में 4 भुजाएं बराबर होती हैं। तो वर्ग के आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समांतर होती हैं, यानी कि आमने सामने मतलब हो गया जैसे ये एक भुजा और ये एक भुजा, ये समांतर यानी इनके बीच की दूरी भी बराबर होगी और ये बराबर भी होंगी आपस में। वर्ग का प्रत्येक अंतःकोण समकोण होता है। समकोण का मतलब 90 डिग्री। अभी आपको बताया गया ना ये कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। वर्ग के आमने सामने के शीर्षों को मिलाने वाली रेखाएं विकर्ण कहलाती हैं। जैसे कि ये जो है ये क्या है, विकर्ण। वर्ग के आमने सामने की शीर्षों को मिलाने वाली रेखाएं विकर्ण कहलाती हैं। वर्ग को विकर्ण समद्विभाजित करता है, यानी कि विकर्ण क्या करता है, इस वर्ग को 2 बराबर भागों में बांट देता है। चलिए, यदि किसी वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है यहाँ पर, भुजा उसकी कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल बताओ। तो आपसे कहा गया था क्षेत्रफल है भुजा स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर करो, 6 × 6
इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस हो गया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। एक वर्ग की भुजा की लंबाई 40 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए भुजा स्क्वायर यानी कि 40 का स्क्वायर, तो 40 × 40 हो जाएगा 1600, ये दिया गया 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूले जो ऊपर दिए गए उन्हीं पे आधारित ये प्रश्न है। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 10 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो मान लो कि पहले भुजा थी 100 मीटर, कितना था 100 मीटर था, तो यहाँ पे जब 100 मीटर भुजा होगी तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर यानी कि 10,000 मीटर। और 10% की वृद्धि कर दी, तो पहले थी 100, इसमें की 10% की वृद्धि, तो 100 का 10% कितना होता है, सीधा ही लिख देते हैं, 100 का 10% होगा 10, यानी अब हो गई 110। जैसे मान लो आप जो है कोई त्यौहार का समय, मान लीजिए चीनी का बता देते हैं, मान लीजिए चीनी जो है वो 100 रुपये किलो है और आपसे कहा गया कि चीनी में 10% की वृद्धि हो गई है, तो बताइए चीनी का नया रेट क्या है। तो 100 का 10% कितना होगा 10, तो चीनी का नया रेट हो जाएगा 110, यानी कि पहले भुजा थी 100, अब हो गई 110। तो 10 सेंटीमीटर वृद्धि के बाद भुजा जब 110 हो गई तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, 110 का स्क्वायर करेंगे तो 12,100 आ जाएगा। 110 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 12,100। वृद्धि कितने की हुई 12,100 में से 10,000 घटाएंगे 2100 मीटर स्क्वायर की, और 2100 मीटर स्क्वायर की जब वृद्धि हुई तो इसको परसेंट में निकालेंगे तो 21% आ जाएगा। अगर आप इतना नहीं करना चाहते हैं तो सीधा सीधा बता देता हूँ आंसर निकालने का तरीका। इसने कहा 10% की वृद्धि हो गई, तो यहाँ पे क्या करिए 110/100 प्लस 110/100, इस तरह से आप जब करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप कि ये कितना आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका, रुक जाइए थोड़ा, इसको इंटू करेंगे और देखेंगे ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ये आ जाएगा 121/100 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो यहाँ पे 100 कर देंगे, ये कट गया, कितना आ गया 121। ठीक है, तो पहले था 100, 121 आया तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई 21 की वृद्धि हो गई। कितने की हुई 21 की। अब यहाँ पे अगले पॉइंट पे चलते हैं। एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। ये कमरे की लंबाई और चौड़ाई दी गई है। इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी। यानी कि कोई कमरा है जिसकी लंबाई दी गई है और दी गई है इसकी चौड़ाई। इस कमरे को बना लेते हैं पहले। देखिए यहाँ पे इसकी लंबाई है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, ये इसकी लंबाई 15 मीटर 17 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। तो पहले तो इसको मीटर सेंटीमीटर का झंझला ख़त्म करके इसको सबको सेंटीमीटर में कर लेते हैं। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। तो 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 1517 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये 9 मीटर 2 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 902 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कितनी टाइलें लगेंगी, तो यहाँ पे टाइलें कितनी लगेंगी, इसके लिए आपको पहले इसका मासा यानी कि HCF निकालना पड़ेगा। तो हम जब 1517 और 902 का HCF निकालेंगे तो आ जाएगा 41, यानी कि जो टाइल होगी उसका जो क्षेत्रफल होगा वो 41 होगा। एक टाइल का क्षेत्रफल 41 होगा तो टोटल कमरे का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आपने कहा 1517 इंटू 902, ये होगा कमरे का क्षेत्रफल। और एक टाइल का 41, तो यहाँ पे 41 इंटू 41 करेंगे क्योंकि भुजा की ये यहाँ पे कमरे का क्षेत्रफल नहीं, भुजा ये है टाइल का, टाइल लिखो यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको जब काटेंगे पीटेंगे तो 814 आ जाएगा, यानी 814 टाइलें लगेंगी। इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, कुछ है नहीं इसमें, लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये आपका एक टॉपिक समाप्त हो गया यहाँ पर वर्ग। अब आ जाते हैं सर्किल पर, वृत्त पर। वृत्त किसे कहते हैं, देखिए ये सब आपका पढ़ा हुआ है, बहुत ही आसान है, लेकिन फिर भी रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी चीज़ को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए भाई। आपको अगर बैक लगेगी तो बड़ी परेशानी होगी। तो वृत्त में आ जाते हैं सर्किल में। किसी निश्चित बिंदु से एक समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदुपथ वृत्त कहलाते हैं। यानी कि ये एक पॉइंट है और इसके एक समान, यहाँ से एक समान दूरी मान लो 5 सेंटीमीटर ले लिया, तो हम यहाँ से इसको ऐसे बनाया तो यही क्या है सर्किल है। यहाँ से आगे दूरी अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगी,
ये भी 5 होगी, ये भी 5, ये भी 5, सब 5 होगी। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। यदि त्रिज्या को r माने तो व्यास 2r होगा। त्रिज्या का मतलब क्या होता है, ये केंद्र से परिधि के बीच की जो दूरी होती है इसी को हम त्रिज्या बोलते हैं। ये अगर r है तो ये पूरा कितना होगा, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा 2r, क्योंकि r इधर है तो r इधर भी होगा, तो ये पूरा हो जाएगा 2r। बस इतनी सी बात ही बताना चाह रहा है। वक्र रेखा की लंबाई को वृत्त की परिधि कहते हैं, यानी कि ये जो है वक्र रेखा, इसी को वृत्त की परिधि कहते हैं। ये वृत्त की परिधि है। ठीक है, तथा वृत्त के केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहेंगे, इसकी त्रिज्या कहेंगे। अब अगले पॉइंट पर हम आते हैं। 2πr वृत्त की कुल परिधि है। 2πr क्या है, वृत्त की कुल परिधि है, जिसमें 360 डिग्री का कोण बनता है। जब कोण बनता है तो यह कुल परिधि θ/360 होती है। तो यहाँ पे ये सब पे परेशान मत होइए। वृत्त की परिधि अगर पूछी जाए, इसका फार्मूला क्या है, वृत्त की परिधि का फार्मूला तो आपको याद रखना है 2πr। ठीक है, परिधि का फार्मूला क्या है, 2πr है। बस इतना आप अभी याद रख लीजिए। जब कोण बनता है तो कुल परिधि θ/360 होती है। चाप का क्षेत्रफल अगर निकालना है, चाप का मतलब ये होता है कि ये एक लाइन खींच दी, दूसरी लाइन ये खींच दी, तो ये जो है यही चाप है। ठीक है, तो चाप का क्षेत्रफल क्या होगा, कुल क्षेत्रफल यानी कि पूरे सर्किल का क्षेत्रफल इंटू θ/360, यानी कि जो भी यहाँ पे एंगल है उसके बटे 360, या आधा चाप की लंबाई, हाफ इंटू चाप की लंबाई इंटू त्रिज्या। अभी आ जाएगा, अभी जब प्रश्न आएगा तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। हाफ AB इंटू R, अभी समझ में आएगा। अब वृत्त के अंग पे आ जाते हैं, पार्ट्स ऑफ सर्किल। तो सबसे पहले केंद्र, तो केंद्र बीचों बीच में होता है, वृत्त के बीचों बीच में उसका केंद्र होता है। व्यास यानी कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा, एक दूसरे केंद्र को दोनों तरफ अगर मिला दें तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। वृत्त के केंद्र से लेकर गुजरने वाली वह रेखा जो वृत्त को 2 समान भागों में विभाजित करती है, वृत्त का व्यास कहलाती है। व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना, क्योंकि त्रिज्या केवल इतनी है और व्यास पूरा है, तो व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। अब आ जाते हैं त्रिज्या, रेडियस पे। वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी, ये सेंटर हो गया, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है यही त्रिज्या। बस इतना याद रखिएगा, त्रिज्या इक्वल टू व्यास बटे 2। इसीलिए तो कहा गया कि व्यास त्रिज्या का 2 गुना है। ठीक है, तो त्रिज्या क्या होगी, व्यास की आधी होगी। परिधि आप जानते ही हैं, ये पूरा का पूरा सर्किल जो है इसी की लंबाई को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम परिधि बोलते हैं। जीवा किसे बोलते हैं, तो वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने से जीवा बनती है। जैसे मान लो ये परिधि, इसको यहाँ मिला दिया तो ये एक जीवा बन गई, इसको यहाँ से मिला दिया तो भी एक जीवा बन गई, इसको यहाँ से मिला दिया तो भी एक जीवा बन गई। अब कोई व्यक्ति अगर ऐसे मिला दे ऐसे, तो ये भी एक जीवा बन गई। यानी कि वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने से जीवा बनती है। ठीक है, और सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी, बताओ इन सब में सबसे बड़ी कौन सी है, तो आप कहेंगे इस सेंटर वाली, यही वाली सबसे बड़ी होगी, सबसे लंबी होगी। तो जो सबसे बड़ी जीवा होती है वृत्त के केंद्र से खींची जाती है, और इसी को हम व्यास भी कहते हैं। किसी केंद्र बिंदु O से खींची गई AB जीवा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, और इसे ही व्यास कहते हैं। यही यहाँ पे दिखाया गया है। अब वृत्त के कुछ सूत्र हैं। वृत्त की परिधि का मतलब हो गया कि ये जो सरकमफ्रेंस, ये जो है ये वृत्त की परिधि है, और वृत्त की परिधि को हम क्या बोलते हैं, 2πr बोलते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है वृत्त का क्षेत्रफल। फॉर्मूले बहुत जरूरी याद रखना। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ½ πr²। अर्धवृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि 2πr, अर्धवृत्त की होगी πr + 2r। ठीक है, πr प्लस व्यास। चाप की लंबाई, चाप का मतलब क्या होता है, ये है चाप, ये चाप है, इसकी लंबाई क्या होगी, तो 2πr इंटू θ/360, यानी कि थीटा मान लो ये हमने दे दिया यहाँ पर 60 डिग्री, ये दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा 2πr इंटू 60/360। समझ में आ गया मामला, आ गया। चाप की लंबाई आपको पता चल जाएगी। चलिए, तो यहाँ पे ये आपका जो चैप्टर था वो समाप्त हो गया। अब कुछ प्रश्न इसके देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया गया है कि प्रकार की सहायता से 7.2 सेंटीमीटर व्यास का वृत्त खींचिए। तो आपको करना क्या है, जो प्रकार होता है उसमें पेंसिल सेट करेंगे और स्केल से उसको 7.2 सेंटीमीटर पे सेट करेंगे, और यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे बीचों बीच में, और पेंसिल को ऐसे घुमा देंगे, बस बन गया वृत्त। ठीक है, कुछ नहीं करना है, तुरंत वृत्त बन जाएगा। अगला देखिए, किसी वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है,
तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जब त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर कर दीजिए। पाई का मतलब होता है 22/7 और 4 का स्क्वायर, बस हो गया। इसी को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50.28 सेंटीमीटर आ जाएगा। पाई की वैल्यू होती है 22/7, इतना याद रखिएगा। एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, त्रिज्या ज्ञात करिए। तो परिधि क्या है, 2 पाई आर है परिधि भाई, और कितना दिया गया 88 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, पाई आर 2 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 44। फिर पाई की भी वैल्यू रख देंगे 22/7 इंटू आर इक्वल टू 44। अब 22 से 44 को काटेंगे 2 आ जाएगा, आर बराबर कितना आ जाएगा, आर बराबर आ जाएगा 14, ठीक है। तो ये मैथ है, बहुत आसान है, सॉल्व करिए, इधर देख लीजिएगा आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7.2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचिए तथा इसकी त्रिज्या भी ज्ञात कीजिए। तो वृत्त आपने जब खींच लिया, अभी तो खींचा था वृत्त, अब 7.2 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी। व्यास की आधी तो होती है त्रिज्या, जब व्यास है 7.2 सेंटीमीटर तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3.6 सेंटीमीटर, बस बात खत्म। अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। एक पहिया 880 मीटर दूरी तय करने में 10 चक्कर लगाता है, तो पहिए की त्रिज्या क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए, एक चक्कर पूरा करने में तय की गई दूरी, जब 880 मीटर तय करने में 10 चक्कर लगाता है तो एक चक्कर में कितना होता है, 880/10 यानी 88 मीटर। एक पहिया जब पूरा घूम जाता है तो 88 मीटर वो दूरी तय कर देता है, यानी कि उसकी परिधि कितनी हो गई, परिधि हो गई 88 मीटर। और परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई आर इक्वल टू 88। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो आर आ जाएगा 14 मीटर, ठीक है। अभी इससे ऊपर वाले में भी आर 14 मीटर आया था, सेम कैलकुलेशन है। अगला देखिए, बस के एक पहिए की त्रिज्या 140 सेंटीमीटर है, इसे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के लिए प्रति मिनट कितने चक्कर लगाने होंगे, ठीक है, ये सवाल है। सबसे पहले बस की चाल मीटर प्रति मिनट में बदल लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया है, किलोमीटर पर घंटा, तो मीटर पर मिनट में बदलेंगे। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर पर मिनट में बदलने के लिए 1000/60 से हम गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 1000 मीटर पर मिनट। ये तो हो गई पहिए की गति। अब त्रिज्या को सेंटीमीटर से मीटर में बदलिए, तो त्रिज्या यहाँ पे दिया गया था 140 सेंटीमीटर, तो 140 सेंटीमीटर में कितना मीटर हो जाएगा, 1.4 मीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अब पहिए की परिधि का फॉर्मूला है 2 पाई आर, तो इसको रखेंगे 2 पाई तो सेम होता है, आ जाएगा 22/7, और आर यानी कि ये त्रिज्या तो 1.4 मीटर, ये आ गया। तो यहाँ पे पहिए की परिधि आ गई 8.8 मीटर, ये परिधि आ गई। एक चक्कर में तय की गई दूरी वही होती है जो पहिए की परिधि होती है, यानी 8.8 मीटर एक चक्कर में तय की गई दूरी। तो 1000 मीटर तय करने में तय की गई 1000 मीटर दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने होंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम क्या कर देंगे, 1000/8.8 कर देंगे, बस यही हमारा आंसर आ जाएगा 113.63। अगला है 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो 35 सेंटीमीटर व्यास कितना है, 35 सेंटीमीटर है। अब इसका हमें परिमाप ज्ञात करना है, तो व्यास इक्वल टू त्रिज्या/2 होता है। 35/2 क्या, 17.5 आ गया। ये क्या आ गया, आपका व्यास आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा पुल्टा इसने लिख दिया भाई, देख लीजिए। 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो व्यास तो 35 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम जब त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या आ जाएगी 17.5, ये त्रिज्या है, ठीक है। ये व्यास यहाँ पे गलती से लिख गया, यहाँ पे इसको इंटरचेंज होना चाहिए, ये इसकी जगह ये होना चाहिए, ठीक है। तो 17.5 सेंटीमीटर आ गई इसकी त्रिज्या। अब देखेंगे वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर, बस इसी फॉर्मूले में रख देंगे, कुछ नहीं करना है। 2 पाई आर इस फॉर्मूले में रखेंगे तो आ जाएगा 110 सेंटीमीटर। अब दिया गया, नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। 3 त्रिज्याओं के नाम लिखिए। 3 त्रिज्याएं, तो 3 त्रिज्या क्या होती है, सेंटर को परिधि से मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। तो एक तो ये हो गई त्रिज्या, सीधा मिली है कि नहीं मिली है, दूसरा ये हो गई, और तीसरा ये हो गई। यही तो 3 त्रिज्याएं हो गई, यानी कि OB, OC और OA, ये 3 त्रिज्याएं हैं। 3 जीवाओं के नाम लिखिए। जीवा का मतलब क्या होता है कि ये एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिला दें। तो एक हो गई AC जीवा, दूसरी हो गई AB जीवा, और तीसरी हो गई BC जीवा। ये 3 जीवाएँ हो गई, ठीक है। तो ये भी देख लीजिए, देखो AB, AC और BC जीवा। वृत्त का व्यास, तो व्यास ये होता है सेंटर को मिलाने वाली रेखा, व्यास कहलाती है AC, और वृत्त का केंद्र हो गया O, बस ठीक है, सॉल्व हो गया।
एक वृत्त की परिधि 22 मीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, बस इसी फॉर्मूले में रख देंगे। परिधि जब 22 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो यहाँ पे आप ये बताइएगा कि परिधि में से अगर हम त्रिज्या निकालना चाहें तो 2 पाई आर परिधि होती है। 2 पाई आर को हमने 22 सेंटीमीटर रख दिया है, 2 पाई आर को 22 सेंटीमीटर रखा ना, तो यहाँ पे आ गया आर आ गया 7/2। और जब वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर यानी 22/7, 7/2, 60/2, 38.5 मीटर स्क्वायर आ गया। तो आपका ये 9वां चैप्टर हो गया समाप्त। क्या हो गया, ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। अब ये जो चीज़ें हैं इनको आप थोड़ा सा पढ़िएगा, जो आपको चैप्टर में पढ़ाया गया है वही सब यहाँ पे दिया गया है, और ये खूब आएगा आपके पेपर में, ध्यान रखिएगा, ये पेपर में आने वाला है। और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपका फेल होना एकदम तय है। आप त्यौहार का मौसम है, चूँकि पेपर भी गलत समय पे दिया गया है, अब इसमें ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन आप इतना याद रखिएगा, त्यौहार फिर से आएगा अगली साल, और फिर से आप जो है दिवाली मनाएंगे, फिर से आप छठ मनाएंगे। लेकिन ये पेपर में अगर फेल हो गए तो आप याद रखिएगा आपका साल ख़राब होगा, और उस बीच में कोई वैकेंसी आती है। बहुत सारे बच्चे जो है इस वजह से थोड़ा सा ढीले हैं कि भाई बीपीएससी टीआरई आएगा कि नहीं आएगा, शिक्षक भर्ती बिहार में आएगी कि नहीं आएगी। तो भाई शिक्षक भर्ती बिहार में तो आएगी, वो तो तय है। इसके अलावा आप केवल बिहार के भरोसे क्यों हैं? आपकी शिक्षक भर्ती आती है केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में, जो आपके नए विद्यालय कुछ खुले हैं, एकलव्य मॉडल स्कूल में आती है, और भी बहुत जगह आपकी शिक्षक भर्तियाँ आती रहती हैं। और ये भी याद रखिएगा कि पहले जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जो शिक्षक भर्ती में 3 भर्तियाँ आई हैं अभी तक बिहार में, जहाँ तक मुझे याद है, टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3। तो हमें ज़रा आप लोग बताएंगे कमेंट करके कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी टीआरई 1 में थी कि नहीं थी, और सबसे कम कट ऑफ किस में था, टीआरई 1 में। कारण क्या था कि टीआरई 1 में वही लोग परीक्षा दे पाए जो पहले से रेडी थे, वही तो दे पाएंगे ना, जिनका डीएलएड पहले से था, जिन्होंने टेट पहले से सीटेट पास कर रखा था, तो वही तो दे पाए। तो आप अपनी तैयारी पूरी रखो भाई, आपका डीएलएड कंप्लीट हो, आपका सीटेट कंप्लीट हो, उसके बाद जैसे वैकेंसी आएगी आप तैयार होंगे। पता चला कि फिर से वैकेंसी आई और आप पीछे रह गए क्योंकि आप तो तैयार नहीं थे। तो चलिए यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, इनको भी हम देख लेते हैं। 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। 3 रेखाएं हैं तो त्रिभुज ही होगा, ये तो मानी जानी बात है, कोई इसमें इतना कठिन बात तो है नहीं कि 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहेंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। समबाहु त्रिभुज में बराबर होते हैं। जब समबाहु कह दिया, बाहु मतलब भुजा, तो सभी भुजाएं तो बराबर होंगी, सभी कोण भी बराबर होते हैं, तो इसीलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा। निम्न में त्रिभुज के अंग नहीं है, भुजा, ऊंचाई, माध्यिका, विकर्ण। तो त्रिभुज में कोई भी विकर्ण नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। विकर्ण जो है आयत में होता है, वर्ग में होता है। आयत के सभी कोण होते हैं, तो आयत का एक कोण अगर 90 डिग्री है तो सभी कोण मिला के कितने हो जाएंगे? तो आपने कहा सभी कोण मिला के 360 होते हैं, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत के परिमाप का सूत्र क्या है? आयत का परिमाप क्या होता है? तो यहाँ पे होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। सभी भुजाएं बराबर होती हैं, किसकी? वर्ग की। वर्ग की सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होते हैं। मध्य बिंदु से चारों ओर समान दूरी होती है। किसमें होती है? ये वृत्त में होती है। मध्य बिंदु से चारों ओर समान दूरी वृत्त में होती है। वृत्त के अंग नहीं है, केंद्र, व्यास, त्रिज्या। तो यहाँ पे आधार जो होता है वो वृत्त में नहीं होता है। कौन सा सूत्र सही है? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी बात को घुमा घुमा के लिखा है यहाँ पे। इसी बात को यहाँ पे लिख दिया, लंब इधर कर दिया, ये लंब इधर छोड़ दिया, तो आधार इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, फिर इसको भी ऐसे। तो इसी बात को घुमा घुमा के लिखा है, यानी कि सभी सही हैं। वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? तो यहाँ पे ये रेखाखंड कहलाता है आपका जीवा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब त्रिभुज का अर्थ लिखिए, तो 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो अभी आपको बताया गया था कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का समीकरण लिखिए। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालते हैं वो होता है हाफ इंटू आधार, त्रिभुज का जो बेस होता है, इंटू ऊंचाई। हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, यही होता है इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। त्रिभुज को कितने वर्गों में विभाजित कर सकते हैं? तो यहाँ पे अगर बात की जाए त्रिभुज की, तो त्रिभुज को हम लोग 2 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। चलिए
समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो ऐसा त्रिभुज जिसका जो भी समकोण का मतलब क्या हुआ? एक कोण इसका 90 डिग्री होगा, राइट एंगल। 5 सेंटीमीटर माप से एक वर्ग की रचना करें और उसके विकर्णों के मध्य बने कोणों को मापें। 5 सेंटीमीटर, वर्ग का सारी भुजाएं 5 होती हैं तो सब बना दो 5 5 का, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे है किसी वृत्त के व्यास और त्रिज्या में संबंध लिखिए। व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध है? व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है या फिर त्रिज्या व्यास की आधी होती है। यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों और कोण 90 डिग्री हो, ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं? तो ऐसे चतुर्भुज को ही तो वर्ग कहते हैं बेटा, ठीक है। यदि किसी वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कर दो 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का परिमाप ज्ञात करने के लिए आप क्या करते हैं बताइए? 2πr करते हैं कि नहीं करते? इसको फॉर्मूले में लिखिए तो ये आपका हो जाएगा 2πr। जब करेंगे तो यहाँ पे 2πr करेंगे, व्यास ये दिया, इसकी त्रिज्या आधी हो जाएगी यानी 35/2 कर देंगे। तो इसको आप निकालेंगे तो आ जाएगा 110 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब अगले प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न। कोणों के आधार पर वर्गीकृत त्रिभुजों के नाम लिखिए। भुजाओं के आधार पर वर्गीकृत त्रिभुजों के नाम लिखिए। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो ये सारी चीज़ें जो है लॉन्ग प्रश्न है, इनको आप देख लीजिएगा और हम आपको अगले चैप्टर में मिलेंगे और इन प्रश्नों को भी थोड़ा सा हम आपको सॉल्व करवा देंगे। जैसे कोणों के आधार पर वर्गीकृत त्रिभुजों के नाम, जैसे कि समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, ये इस प्रकार के त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर वर्गीकृत तो समबाहु त्रिभुज हो गया, विषमबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। इस तरह से विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी भुजाएं क्या हो? विषम हो यानी कि बराबर ना हो। वृत्त के अंग क्या क्या हैं? तो वृत्त के अंग हैं त्रिज्या हो गया आपका, सेंटर पॉइंट हो गया आपका, जीवा हो गया आपका, ठीक है। ये सब वृत्त के अंग हैं। वर्ग किसे कहते हैं? तो जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक भुजा के बीच में 90 डिग्री कोण हो, वही वर्ग कहलाता है। आयत किसे कहते हैं? जिसकी 2 भुजाएं आमने सामने की बराबर हों और 90 डिग्री कोण हो, वही आयत कहलाता है। तो इस प्रकार से है। 7.2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचिए, ठीक है। इसकी त्रिज्या भी ज्ञात कीजिए। तो ये व्यास 7.2 है तो इसकी आधी हो जाएगी त्रिज्या। वृत्त खींचने के लिए आपको प्रकार का यूज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये सारे के सारे प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे और इसके बाद हमारा जो अगला चैप्टर होगा वो होगा 10वां चैप्टर, परिमिति की अवधारणा। तो यहाँ पे अगले चैप्टर को हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आप बस इतना याद रखना भाई कि आपके पेपर हैं और आप अब तो सीरियस हो जाओ। जो सीरियस नहीं होंगे, फेल होंगे, उनकी कोई सहायता नहीं की जाएगी। थैंक यू।